हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिक फोरम। आज की इस वीडियो में हम थोड़े से थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल ना थोड़े स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये मार्च 2024 में आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है स्टेट बोर्ड का, उसमें उस एग्ज़ाम्स के लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेजेस आए थे, कुछ कमेंट्स आए थे कि सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, कुछ गेसिंग क्वेश्चंस चाहिए, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस दीजिए या फिर ऐसे कुछ टॉपिक बताइए कि जो हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सके और वो एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो मार्च 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से वो आप प्रिपेयर कर सके और अच्छा स्कोर आपका आ सके। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। सबसे पहला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस दो पार्ट में डिवाइडेड है। आज का जो वीडियो है ये रहेगा आपका पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए दूसरा एक वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की, तो आपका भी डेटा बचना चाहिए, क्योंकि आपको अदर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, शॉर्ट्स देखने पड़ते हैं, है ना, तो रील्स देखने पड़ते हैं, उसके लिए डेटा चाहिए ना आपको, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एजुकेशन के अलावा। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरा कि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये गेसिंग नहीं है, या फिर ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए ये 110% एग्जाम में आएगा ही, ये नहीं है। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तीसरी और सबसे आखिरी चीज़, मैं तो दो ही बताने वाला था, पर तीसरी और एक चीज़ याद आ गई है तो मैं बता दूँ आपको। ये जो टॉपिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये टॉपिक वो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको बाकी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, बाकी भी टॉपिक पढ़िए, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखिए। यानी अगर मैं आपको कुछ भी क्वेश्चंस जो टॉपिक आज मैं बताऊंगा उनके ऊपर मैं पूछता हूं तो वो आपको आने ही चाहिए। बाकी टॉपिक के आने चाहिए, पर ये टॉपिक के तो आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अच्छे से पढ़िएगा। देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बात, जैसे जैसे कोई टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड वो कितने मार्क के लिए पूछा जाएगा, 1 मार्क के लिए है, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, या फिर डेफिनेशन आएगा, या फिर डेरिवेशन आएगा, कि न्यूमेरिकल आएगा, कि यूनिट्स पूछेंगे, या फिर स्टेटमेंट पूछेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो जाहिर सी बात है आपको वो अच्छे से क्लियर देखने हैं, बहुत अच्छे से देखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसी वाली बात ये है कि मुझे आज ना आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये आपके काम का है, तो जाहिर सी बात है, तो वो बिना बताए आप उसको एंड तक देखेंगे, क्योंकि आपको तो इसकी ज़रूरत थी। चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्क्रीन मैंने थोड़ा सा लार्जर साइज़ पर रखा है, यहाँ पर कुछ पॉइंट आ रहा होगा प्रोजेक्टर का, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे समय बीतेगा देखेंगे बाद में कुछ इम्प्रूव होता है क्या, तो डोंट वरी। वो टॉपिक अगर वो आता है, लाइटनिंग आती है उसके ऊपर में, तो मैं आपको वो बता दूंगा, तो निश्चिंत रहिए। और जो मैं बता रहा हूँ ना, कागज़ पेन लेकर बैठ जाइए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, कागज़ पेन लेकर बैठ जाइए। जो जो बारीकियाँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कुछ प्रिकॉशंस बताऊँगा, तो वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। ठीक है, आज के लिए ये डेटा आपका थोड़ा सा मोबाइल का चला जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपका स्कोर अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए हमने सभी टीचर्स ने, आपके टीचर्स ने, सभी ने मेहनत की है, तो आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए। तो मैं वीडियो में उतना ज़्यादा नहीं आऊँगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा, या फिर मेरा वो ऑडियो आपको सुनाई आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 1 का पहला वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मार्च 2024। ये 24 के एग्ज़ाम के लिए है, 25 की एग्ज़ाम या फिर किसी और के लिए आप इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, और आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। मैक्सिमम 6 मार्क का चैप्टर है, मिनिमम 4 मार्क का चैप्टर है। तो 4 मार्क में से इसमें होता क्या है ना, न्यूमेरिकल एक तो आता ही है। अब न्यूमेरिकल अगर 2 मार्क का कंसिडर करते तो बचते हैं 2 मार्क, तो वो 2 मार्क के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं 1 बाय 1 सॉलिड स्टेट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला तो आप एक काम करिए, जो BCC और FCC, SCC नहीं, BCC और FCC के लिए रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन दिया है, वो रिलेशन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप वो फॉर्मूले को रट लीजिए, आप जितना अच्छे से रट सकते हैं उसको रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो रेडियस और एज लेंथ का फॉर्मूला है BCC और FCC के लिए,
ये फॉर्मूले के ऊपर में ना आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला जैसे बीसीसी के लिए क्या है, √3a/4 है ना, और एफसीसी के लिए a/2√2। तो एक तो दो चीज़ें हो सकती है। सबसे पहली आपको बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन फॉर रेडियस एंड एज लेंथ फॉर बीसीसी यूनिट सेल। तो आपको करेक्ट फॉर्मूले को टिक करना है, या फिर एफसीसी का फॉर्मूला जो है ना एफसीसी का, तो एफसीसी का फॉर्मूला रेडियस और एज लेंथ का बहुत ही आसान है, a/2√2। तो हो सकता है आपको ना एज लेंथ दिया हो और रेडियस पूछा जाएगा और ऑप्शन में 4 आंसर्स रहेंगे, उसमें से करेक्ट वाला टिक करना है। तो ये फॉर्मूले को अच्छे से रट लीजिए, आप बहुत अच्छे से रट लीजिए, वैल्यू पुट करके आंसर निकालिएगा या फिर फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, वो करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। जाहिर सी बात है जो ऑप्शन रहेगा वो एग्जैक्ट वही फॉर्मूला तो रहेगा नहीं, थोड़े से वो चेंजेस कर सकते हैं। राइट में जो वैल्यू है वो लेफ्ट में रखकर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रख के वगैरह, वो चारों ऑप्शन थोड़े से अलग हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, वो फॉर्मूले को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो एमसीक्यू आ सकता है या फिर सिंगल लाइन का क्वेश्चन जो रहता है ना 8 मार्क के लिए, उसके ऊपर में आप ये पूछा जा सकता है उसमें, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ये पहला हुआ। देन सेकेंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ लीजिए कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% तो आते हैं, ठीक है, आएंगे। अभी तक के 3-4 एग्जाम्स हुई है, ठीक है, मार्च 2022 से पकड़ लीजिए तो 23 तक, मार्च जुलाई ऐसे 4 एग्जाम भी अगर आप कंसिडर करते ना, तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के ऊपर में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, इसमें 4 पॉइंट लिखने होते हैं। 4 पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, 4 पॉइंट लिखने होते हैं, तो हाफ मार्क 1 पॉइंट के लिए, तो 2 मार्क के लिए आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप ना 6 पॉइंट लिखिए, है तो वैसे 8-9 मैंने बढ़ाए थे आपको, ठीक है, वैसे 8-9 पॉइंट्स है, उसमें से 5 लिखिए आप, और 6वां लिखिएगा आप एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देना होता ही है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप एग्जाम्पल देंगे क्योंकि मेटल हो गया वगैरह वगैरह है ना, तो अब मैं वो पढ़ाऊंगा नहीं। एमोर्फस सॉलिड में है ग्लास है, वुड है, रबर है वगैरह, तो एग्जाम्पल दीजिएगा। और 5 स्टेटमेंट वाले पॉइंट, होता क्या है कि अगर आपने 5 पॉइंट लिखे तो वो 5 में से अगर गलती से कोई भी एक रॉन्ग हो जाता है तो उसको छोड़कर दूसरे को कंसिडर किया जाएगा, तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। हमेशा ज़्यादा लिखिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी फालतू का नहीं लिखना है, टॉपिक से रिलेटेड हमेशा कुछ पॉइंट्स ज़्यादा लिखिएगा ताकि वो एडजस्टमेंट्स हो जाए। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। हाँ, इसमें और एक बात, अगर आपको बोला है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, तो आप बॉक्स बनाएंगे। तो क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस बोला है तो पहले क्रिस्टलाइन आएगा देन एमोर्फस आएगा। और अगर आपको बोला जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन, तो पहले एमोर्फस आएगा देन क्रिस्टलाइन आएगा, समझिए। हाँ, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस पूछा है तो किसी को कहीं पे भी लिखा तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको जैसे पूछा गया है वैसे। उसने क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, तो पहले क्रिस्टलाइन देन एमोर्फस। और अगर बोला उसने कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन, तो पहले एमोर्फस देन क्रिस्टलाइन, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे, समझदार हो आप। दूसरा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, अभी तक, यानी मैं जो बोल रहा हूँ ना अभी तक, वो 5-6 एग्जाम्स पकड़ रहा हूँ मैं, 4-5 साल से नहीं बोल रहा हूँ मैं, 5-6 एग्जाम, मार्च जुलाई वाली एग्जाम पकड़ के चलिए आप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पूछा नहीं गया है, पूछे जाने के चांसेस है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें भी आपको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पूछे जाने के चांसेस कुछ ज़्यादा बनते हैं। और अगर ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे तो इंडिविजुअल पूछे जाएंगे, या फिर डिफरेंस बिटवीन एन टाइप और पी टाइप पूछा जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, या फिर इंडिविजुअल, ठीक, इंडिविजुअल का मतलब यही, ठीक है। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये भी 2 मार्क के लिए आएगा। डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी रहेगा, अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो उसके ऊपर में हाफ मार्क होगा। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें डायग्राम निकालना पड़ेगा अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो। और डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप पूछा जाएगा तो एन टाइप पहले लिखना, पी टाइप पहले लिखना, एग्जाम्पल देना कंपलसरी है, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप पूछा तो पी टाइप पहले लिखेंगे, एन टाइप बाद में लिखेंगे। अभी आप समझदार है, क्लियर हुआ इतना। तो ये सॉलिड स्टेट के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए,
याद रहेगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी दिक्कतें होती है, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आते, तो मेरे चैनल पे ये वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं, जाइए जाकर देखिए, क्लियर करिए, ख़त्म नहीं हुए अभी है और, ठीक है। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑन। अब इसके ऊपर में भी सवाल नहीं पूछे गए, तो सिंगल लाइन के लिए डेफिनेशन पूछने के लायकी का ही है ये टॉपिक। इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो 1 मार्क के लिए तो इसका MCQ बनेगा, या फिर सिंगल लाइन क्वेश्चन, डिफाइन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, या फिर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी होगी और वो बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, ये आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, बढ़िया। तो ये हुआ। और डायमैग्नेटिक, पैरा और फेरो ये आपको इस चैप्टर में भी आते हैं, P ब्लॉक में भी आते हैं, DNA ब्लॉक में भी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी है। तो इसके पूछे जाने के चांसेस अगर यहाँ पे नहीं हो तो उधर पूछे जाएंगे, ठीक है, तो वो चलते रहेगा, बढ़िया। देन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट ये पूछा जा चुका है, इसीलिए इस बार नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। समझ गए आप? नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट, अब देखिए इम्प्यूरिटी, इंटरस्टिशियल, वो जो है ना, वो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट में कुछ भी एक पूछा जाएगा, ठीक है। वो मेटल डेफिशिएंसी बोलिए या फिर मेटल एक्सेस बोलिए, वो आपकी इच्छा, वो देखिए क्या होते हैं ना वो। तो नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट अच्छे से पढ़िए, ये 2 मार्क के लिए आया तो ये पूछा जाएगा शॉर्ट नोट के लिए, क्लियर हुआ, बढ़िया। दूसरा है न्यूमेरिकल्स ऑन डेंसिटी, ये इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आप कुछ भी बोलो, डेंसिटी के ऊपर में न्यूमेरिकल तो आना ही है, बनता ही है ना। गोल्ड ऑकर्स एज FCC, नियोबे में ऑकर्स एज FCC, BCC वगैरह वो सब कुछ दिया रहेगा। डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा, एज लेंथ आपको दिया हो सकता है या फिर वो कुछ भी हो सकता है। तो डेंसिटी के ऊपर में मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं मेरे वीडियोस में, 50 न्यूमेरिकल दिए हैं, उसमें से सिलेक्टेड आपने 10 भी पढ़ लिया ना, समझ में आ जाएगा आपको कि ये सॉल्व कैसे करने, बड़े आसान होते हैं। तो डेंसिटी के ऊपर में न्यूमेरिकल तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, ये स्किप नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पूरे चैप्टर में एक ही तो फॉर्मूला है जिसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो डेंसिटी के ऊपर में न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, बनता ही है, आप कुछ भी कर लीजिए, छोड़िए, नहीं भी आ जाता तो भी क्या कर सकते हैं ना, बट आएगा, ठीक है, डोंट वरी। अब डिफरेंस बिटवीन, ये थोड़े से ना कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, 4 टाइप के सॉलिड्स हैं, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक एंड कोवेलेंट। तो डिफरेंस बिटवीन, इन बिटवीन देम कुछ भी पूछा जा सकता है। आयोनिक का मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर का मेटेलिक, मेटेलिक का कोवेलेंट, कोवेलेंट का मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट का आयोनिक, आयोनिक का मेटेलिक, आयोनिक का मॉलिक्यूलर, आयोनिक का कोवेलेंट वगैरह, कुछ भी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना, कुछ भी हो सकता है वो। तो डिफरेंस बिटवीन एनी वन ऑफ देम, तो आयोनिक, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मेटेलिक, मेटेलिक कोवेलेंट वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप इसके ना अच्छे से पॉइंट ना प्रिपेयर करके रखिए, पॉइंट प्रिपेयर करिए, हर एक का डिफरेंस लिखने में ना अभी टाइम वेस्ट मत करिए, सिर्फ पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर करिए। टॉपिक एक बार समझ में आ जाए तो वो पॉइंट आप खुद क्रिएट करिए, ठीक है, बढ़िया। तो ये डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। लास्ट, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस। अभी तक की जितनी एग्जाम हुई है ना, इसके ऊपर में टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस और ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस पूछा नहीं गया अभी तक की जितनी एग्जाम, यानी गए 3-4 साल से। तो जाहिर सी बात है इस साल भी पूछे जाने के चांसेस तो ऑलमोस्ट नहीं है, बट हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर पूछा गया तो फिर क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो अगर पूछा जाता है तो आप प्रिपेयर रहिए, नहीं पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस ये टॉपिक थोड़े से कठिन है, तो बोर्ड सोचता है कि स्टूडेंट्स जब हम ये टॉपिक जब हम स्टूडेंट्स को देते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर ये टॉपिक को ना निगलेक्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस दिया हो, ऐसे टॉपिक को स्टूडेंट्स निगलेक्ट करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस नहीं दिए जाते। मेरा कहना ये है कि आप जब JEE और नीट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं तो सॉलिड स्टेट के ऊपर में ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस के ऊपर में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक पे। तो वैसे भी आपको ये तो प्रिपेयर करना है ही, डिटेल में तो आता ही है आपको, तो बस इसके 4 या 5 पॉइंट लिखकर छोड़ देना है ना, इसमें एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया तो भी चलेगा, वो गलत हो सकते हैं आपके। जिंक सल्फाइड ले लिया आपने, सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम ले लिया, क्या पता हो सकता है गलत हो जाए, तो एग्जाम्पल मत दीजिएगा, 5 पॉइंट लिखकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड स्पेस ये इंपॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता ये आएगा, बट हम रिस्क नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया है, इसलिए पूछे जाने के चांसेस है। दैट्स इट। तो ये हुआ सॉलिड स्टेट के ऊपर में। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशन। चलिए अब सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर में हेनरीज लॉ फॉर 1 मार्क। ठीक है, अब 1 मार्क के लिए हेनरीज लॉ आपको वो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव कब आएगा? जब हेनरीज लॉ, ये जो लॉ है उसमें एक वैल्यू है, उसमें एक कांस्टेंट है, उसको हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। उसके ऊपर में एमसीक्यू बनता है, और वो भी कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट फॉर हेनरीज लॉ कांस्टेंट इफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज इन अ गैसियस फेज, तो वगैरह वगैरह वगैरह। आप एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपको वो आएगा, समझ में भी आएगा। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये आपको 1 मार्क के लिए स्टेटमेंट पूछा जाएगा, या फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी जाएगी, या फिर अगर ये 2 मार्क के लिए आता है ना, तो 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, या फिर कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना होगा आपको हेनरीज लॉ के लिए। अब हेनरीज लॉ में पूछे जाने के तरीके अलग है। तरीके यानी मैं टाइप्स नहीं बोल रहा हूँ, तरीके है ना। जो ब्रीफिंग है आपको देना है वो थोड़ा वही रहेगा, तरीका पूछने का अलग है। कैसे? स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। जब ये पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें हेनरीज लॉ लिखना है। बट इसके ऊपर में क्वेश्चन और एक आता है जो थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। वो कैसे? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी, है ना। देखिए कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या है? S = K × P। तो S और P यानी सोल्युबिलिटी और प्रेशर, ये दोनों का रिलेशन है, तो सवाल वैसा पूछा जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ बहुत अच्छा है 2 मार्क के लिए। तो उसमें क्या करना होगा? स्टेटमेंट लिखना होगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट डेफिनेशन के साथ में लिखना होगा, और इलिस्ट्रेशन यानी आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये कैसे साबित होता है। दूसरा, अगर यही हेनरीज लॉ आपको पूछा गया तो कैसे पूछेंगे? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी ऑन प्रेशर। ठीक है, बट हेनरीज लॉ अगर पूछा गया तो मुझे लगता है वो 1 मार्क के लिए पूछना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट ऑफ प्रेशर पूछने के बजाय इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। यानी क्या? रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बढ़िया। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में 2 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किए गए हैं। राउल्स लॉ वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, राउल्स लॉ नॉन वोलाटाइल के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ में पूछना है थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो वो एकदम 4 मार्क 6 मार्क 7 मार्क इसके लिए बनता है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर में नहीं पूछा जाएगा। अब बचते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब गए 2-3 बार जो एग्जाम हुई है उसमें ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके ऊपर में डेफिनेशन पूछी गई, और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर में न्यूमेरिकल भी 1-2 बार आ गए। तो उसमें क्या हुआ? अभी बचता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब पिछले साल 2023 में मार्च और जुलाई में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में पूछा गया। अब बचता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछे जाने के चांसेस कुछ ज़्यादा है। समझ गए आप? बढ़िया। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके ऊपर में जो रिलेशन है वो पूछे जाने के चांसेस है। अब इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं ना, पहला डायरेक्ट रिलेशन लिख देते, वैसा नहीं है। आपको सबसे पहले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का स्टेटमेंट लिखना है यानी डेफिनेशन, उसके बाद में फिर वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी वगैरह वगैरह, वो सब हो गया। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप भूलते हैं, 2 चीज़ें, वो सबसे पहली ये है कि आप कांस्टेंट का यूनिट और डेफिनेशन लिखते ही नहीं, वही तो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो डेरिवेशन की क्या खासियत है? कुछ भी नहीं। तो यूनिट का 2 चीज़ें, सबसे पहला यूनिट का जो भी कांस्टेंट आता है उसका यूनिट लिखना है और डेफिनेशन लिखना है। समझ में आया? 2 चीज़ें। पहली चीज़ क्या, यानी वैसे तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है, उसमें से पहले में यूनिट लिखना है कांस्टेंट का, और दूसरा करेक्ट डेफिनेशन। दूसरी जो चीज़ है, पूरा डेरिवेशन डिराइव होने के बाद आप नीचे में टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं करते, तो वो टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। वेयर के एफ
है ना। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछा तो KF क्या आएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, WB वेट ऑफ सोल्यूट, MB मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग। ये एक्सप्लेन करना होता है, हाफ मार्क है उसके ऊपर में। तो ये दो चीज़ें आप करते नहीं हैं, इसलिए सीधा सीधा 1 मार्क जाएगा आपका और 1 ही मार्क मिलेगा। फिर आप बोलते कि हमने तो लिखा था, फार्म मार्क मिले नहीं, देखते बैठिए आप, आपकी गलती है, हम तो कितनी बार बताते। तो रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड इन बिटवीन देम, कुछ भी है ना, एक तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। बढ़िया। दूसरा है न्यूमेरिकल्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में और मोलिकुलर मास के बीच में अगर रिलेशन पूछा गया तो कंफर्म है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में न्यूमेरिकल 3 मार्क का बनता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर में न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते क्योंकि ये 2 मार्क के लिए है, तो ये न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है। देन अब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें से ये ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मींस आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, सिर्फ डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर करिए, है ना। क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन, बता सकते हैं आप? नहीं, इट इज अ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इन 1 मोलल। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन डेफिनेशन लिखना है। सिंगल लाइन के लिए जो आता है ना 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, उसमें ये पूछा जाएगा। तो अभी तक के ना ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये दोनों के ऊपर में सबसे ज्यादा पूछा गया है और ये तीनों मार्च 2023 में ये तीनों के बारे में पूछा गया था 3 मार्क के लिए। कितने इंपॉर्टेंट था ये, सीधे सीधे 3 मार्क मिलते थे सिंगल सिंगल लाइन में लिखने के लिए। कुछ एग्जाम्पल नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल डेफिनेशन लिखना है। क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी 1 मार्क के लिए ही पूछा जाएगा, बट चांसेस थोड़े से कम है। बट अगर MCQ आता है तो ये इसी के ऊपर में बनेगा यूनिट। और याद रखिएगा दोनों का यूनिट सेम ही है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। बढ़िया। ठीक है। उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर रिलेशन, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। वैसे तो वेंट ऑफ फैक्टर की रिलेशन टोटल 4 है, अब वो 4 में से 2 तो वैसे भी डिलीट हो चुके हैं, तो बचते हैं अभी 2, तो वो 2 में से कोई भी एक पूछा जाएगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर का रिलेशन अल्फा और आई के साथ, वेंट ऑफ फैक्टर विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बढ़िया। तो ये भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। कितने आसान तरीके से कर सकते हैं ना, वो मैंने वीडियो दिया है, तो वो जरा एक बार देख लीजिएगा। बढ़िया। ठीक है। अब सॉल्यूशन में नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 पॉइंट लिखने होते हैं, मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। आपको चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको भेज दूंगा PDF फाइल। तो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेनरीज लॉ नहीं आया ना, आई बेट ये आ जाएगा। द नेक्स्ट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसके बारे में एक तो वो डेफिनेशन पूछेंगे या फिर डिफरेंस पूछेंगे या फिर कैरेक्टर, कि आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, या फिर MCQ तो पक्का बनेगा फिर इसके ऊपर में, यानी कैसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट एग्जाम्पल फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो फिर वो दिया रहता ना एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप समझ जाइए। तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल अच्छे से रट्टा मार लीजिए। डेफिनेशन तो वैसे भी आता है आपको, है ना। ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, आइडियल सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे, या फिर अब वो मैं अभी उतना याद नहीं करता हूँ, जाने दो, हमारा वो मुद्दा नहीं है, आप समझ जाइए। ठीक है। तो कैरेक्टर याद रखिएगा, डेफिनेशन याद रखिए, पता है ना कैरेक्टर जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, डेल्टा H मिक्सिंग 0 हो, डेल्टा V मिक्सिंग 0 हो, और कोई भी रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो इफेक्टिव रहे। तो डेफिनेशन याद रखिए, डिफरेंस बिटवीन आ सकता है इसके ऊपर में, अभी तक तो आया नहीं है, बट इसके ना कैरेक्टर पूछे गए हैं अभी तक डिफरेंस तो नहीं पूछा गया, कैरेक्टर पूछे गए, तो प्रिपेयर रहिए बस आप। ठीक है। लास्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये ऑस्मोसिस इसके पहले पूछा गया, रिवर्स ऑस्मोसिस गए 2 बार एग्जाम हुई है, उसमें नहीं पूछा गया। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस पूछने के चांसेस कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। तो मेरी तरफ से रिवर्स ऑस्मोसिस 100% कंसिडर कर लीजिए। ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकंड चैप्टर। नाउ थर्ड चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम। आपको थोड़े से कन्फ्यूजन होगा, बट मैं बता रहा हूँ सबसे ज़बरदस्त चैप्टर है ये मेरे हिसाब से तो भी। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में कोई भी एक एसिड बेस की थ्योरी, वैसे तो 3 थ्योरीज है ना, लॉरे ब्रॉन्स्टेड है, लेविस है, अरेनियस है, बट
अरेनियस थ्योरी पूछे जाने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाते क्योंकि इसके पॉइंट्स है। ठीक है, तो अरेनियस थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करिए, या फिर अगर लेविस थ्योरी आती है, या सॉरी हाँ लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी आती है, फिर लेविस कुछ तो भी है एक, उसके ड्रॉबैक पूछे जाएंगे। ठीक है, शायद लॉरी ब्रोंस्टेड ही है, नहीं लेविस ही है, जान दीजिए, वो देख लीजिए आप, अभी मुझे उतना याद नहीं आता टाइम पे। तो लेविस एसिड बेस थ्योरी, सॉरी यार, अरेनियस थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसके 4 पॉइंट है और कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा। या फिर अगर अरेनियस थ्योरी, सुन लीजिए, अगर अरेनियस थ्योरी नहीं पूछेंगे ना, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो सकता है मैंने दिया होगा, वो देख लीजिए, वो अच्छे से करके रखिए। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ना, वैसे तो इसके तीन डेरिवेशंस हैं, वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए और सॉल्ट्स के लिए। तो उसमें से ये नहीं बोलेगा डायरेक्ट कि एक्सप्लेन या फिर डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन क्या बोलते उसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड वगैरह वगैरह वगैरह, वो नहीं बोलेंगे ऐसा, हाँ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो डायरेक्ट आपको ना वीक एसिड देंगे या फिर वीक बेस देंगे या फिर सॉल्ट देंगे और बोलेंगे कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इसके लिए प्रूव करिए या फिर एक्सप्लेन करिए। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, वो एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल इसके ऊपर में आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो डेरिवेशन इसके ऊपर में बनता है। बढ़िया, ये हाँ, ये तो आप समझ लीजिए कि 110% आएगा। ठीक है, अब मैं ये गेसिंग के तौर पे ही बोल रहा हूँ, बट पीएच एंड पीओएच ये रिलेशन ऐसा है ना जो 2 मार्क के लिए तो बनता ही है ना, बनता ही है। और आप इसको तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने पढ़ा है वैसे, और आपके भी सर ने पढ़ाया है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए पीएच एंड पीओएच के लिए। मैंने रेड में नहीं लिखा है, और जो भी रेड में दिखता है ना वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर रेड नहीं किया है, बट आप वो समझ जाइए पीएच एंड पीओएच इंपॉर्टेंट है। और अगर पीएच एंड पीओएच के ऊपर में नहीं आता है ना, तो पीएच के ऊपर में न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल कंफर्म, या फिर 1 मार्क के लिए भी आ सकता है वो। बफर सॉल्यूशन पूरा, स्पेशली बेसिक बफर, क्योंकि इसके पहले एसिडिक बफर पूछे गए हैं एक एग्जाम पहले, मीन्स वो आएगा मार्च 2023 में, या फिर हो सकता है मार्च 2022 में आया होगा, अभी याद नहीं आ रहा है। तो बफर सॉल्यूशन एसिडिक के लिए पूछा गया है, बेसिक बफर के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। वैसे एसिडिक बफर भी पढ़िए, बेसिक वाले के ऊपर में कुछ ज़्यादा फोकस रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर लिख कर दिया है कंप्लीट, यानी बफर सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक दोनों के लिए पढ़ना है, बट स्पेशली बफर सॉल्यूशन बेसिक के लिए। उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट, ये पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम है। सोल्यूबिलिटी एंड इट्स डेरिवेशन, ये बनता है आपका 2 मार्क के लिए। चैप्टर वैसे कुछ खास नहीं है, 3 मार्क तीन मार्क के लिए आता है, मैक्सिमम 5 मार्क का चैप्टर है। 3 मार्क के लिए आएगा तो एक ऑब्जेक्टिव बनता है, तो ये डेरिवेशन आएगा। ये डेरिवेशन खुद इतना काबिल है कि वो 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, बट आने के चांसेस कम है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, वो अगर आ सकता है। और अगर आता है तो लिखिएगा। ये लीजिए, रेड में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो 4 डेरिवेशन है। वो 4 डेरिवेशन में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो चारों डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर करिए। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहिएगा आप। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर रखिएगा आप। लीजिए, जो मैंने बोला था ना, है ना, कि वो अगर अरेनियस थ्योरी नहीं पूछेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, लॉरी ब्रोंस्टेड ने जो बताया था, ये तो आप तैयार करके रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन न्यूमेरिकल्स ऑन पीएच, जो मैंने बोला था कि अगर पीएच एंड पीओएच का रिलेशन नहीं पूछा गया तो जाहिर सी बात है आप न्यूमेरिकल के लिए तो प्रिपेयर रहिए। वो पीएच का जो न्यूमेरिकल है ना, वो 1 मार्क के लिए आता है, तो उसके ऊपर में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, या फिर सिंगल लाइन में भी पूछा जा सकता है कि इसका आंसर निकालिए आप। ठीक है, तो ये हुआ आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी हम ये वीडियो को ना यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगा, तो अपलोडिंग में दिक्कत होती है। ठीक है, वो आप नहीं समझ सकते, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। तो ये हो गया, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेगा, उसके पहले मैं अभी ये वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको जो नया वीडियो मिलेगा ना, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे, तो आप इतना पूरा नोट डाउन कर लीजिए।
कुछ भी क्वेरीज रहती है ना मुझे लिख कर भेजिएगा, मैं उसके ऊपर मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी दूसरे दिन मैं अपलोड करूँगा इसका, तो वो वीडियो आप वो भी देख लीजिएगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।